सर स्कीम 33 में क्या चल रहा है? स्कीम 33 के हल्के में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। लीगल सोसाइटी की ज़मीन पर जो है वो मुख्तलिफ माफियाज जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इलाका पुलिस भी उनके साथ आती है। सर वहाँ के जो रिहायशी हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ कच्चे के डाकू भी देखे। पुलिस की मौजूदगी में भी मुसल्ला लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, दसले के साथ वहाँ पर बाकायदा नजर आते हैं। बाकायदा मुसल्ला कुछ लोगों ने स्टेट फायरिंग की। उस घर के अंदर का जो सिलेंडर था वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। खुशकिस्मती से उस घर के अंदर शायद मेरे ख्याल में कुछ लोग थे नहीं, अगर लोग होते वहाँ पर तो कैजुअल्टीज होती। मुतल्लिका DIG से, मुतल्लिका SSP से बाकायदा शिकायत कंप्लेन भी की है और खुद ज़िया लंजार को भी इससे पहले भी कई दफ़ा वो शिकायत कर चुके हैं। ज़िया लंजार लेवल तक पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ के जो लोग बताते हैं कि जी नेशनल बैंक के एक आला ऑफिसर हैं, जुल्फ़िकार अली वग्गन नाम है उनका, वो इस वक्त फ्रंटमैन बने हुए सिस्टम के, और जुल्फ़िकार अली वग्गन की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जी उन्हें पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जमीन सुमरों की सपोर्ट हासिल है। सर सिस्टम में हैं कौन कौन से लोग? चाहे आप पुलिस की बात करें या फिर आप जो सिविल इदारों की बात करें, अलग अलग उनके सिस्टम बैठे हुए होते हैं। मकान भी तामीर करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको इन तमाम इदारों को फेस करना पड़ेगा। हालांकि आपके पास अगर नक्शा भी हो, अप्रूवल भी हो, मुतल्लिका इदारों से NOC भी हो, अपना जेन्युइन काम भी आपको 2 नंबर तरीके से कराना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ मेहरबानी है सिस्टम। सर वेस्ट और किमाड़ी की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी ज़मीनों की बंदरबाट, जाली सोसाइटियाँ और जाली प्लाटिंग का सिलसिला तो यहाँ पर भी जारी है। आबाद ने एक लिस्ट बना के दी थी, कुछ SHOs के भी नाम थे, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे। हर दौर में हम देखते हैं कि इलेक्शन के आसपास एक लिस्ट जारी होती है, 20 से 25 माफियाज के लोगों की उनकी लिस्ट जारी होती है कि उनके खिलाफ अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन हकीकत में होता कुछ भी नहीं। तो मसला ये रहा कि यहाँ पर तो कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही नहीं है ना। यूँ लगता है कि इस शहर को पट्टे पे दिया हुआ है किसी ने। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम है क्या और आजकल फिर एक्टिव हो गया है, खास तौर पे स्कीम 33 की जो जमीनें हैं उनके ऊपर ये कार्रवाइयां कर रहा है। ये कितना मजबूत है, किस तरीके से ये वारदात करता है और आम शहरियों की जमीनों पर कब्जा करता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शफी बलोच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई थी, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए थे, क्या फिर वापस सिस्टम आ गया? देखिए, हमने सच कोई अब तक कोई संजीदा कार्रवाई नहीं देखी। ये एक तासुर मिलता है कि कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ कुछ बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन हर बार सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर मीडिया को एक लिस्ट फराम की जाती है जिसमें 15-20 नाम होते हैं लैंड ग्रेबर्स के, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मलीर में, सच्चल में, या फिर आप ईस्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके सिस्टम के लोगों के नाम शाये किए जाते हैं। तो एक तरह से यूँ लगता है कि उनके साथ साजबाज करके या उन्हें अंडर प्रेशर लाने के लिए इस तरह की लिस्टें जारी की जाती है, लेकिन ये सच कोई बाकायदा सीरियस कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि वक्ती तौर पर ख़बरें चलवाई जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से मामला कुछ अरसे के बाद जू के तू वैसी की तरह चल रहे होते हैं, और इस पूरे शहर को एक तरह से बिल्कुल सिस्टम के हवाले कर दिया गया है कि वो जिस तरह चाहे, जैसे चाहे इस शहर को चलाए। और इदारों की हुकूमती रिट हम कई देखते नहीं। अगर आप कोई अपना जेन्युइन काम भी करवाना चाहें तो वो काम भी आप सिस्टम के ज़रिए करवाएं, या इसके अलावा आपका जेन्युइन काम, लीगल काम भी आप नहीं करवा सकते। तो सिस्टम के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। सरकारी मंजूरी, NOCs, ये तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करें, वो अपनी जगह, लेकिन इसके बाद आपको सिस्टम को भी खुश करके अपना काम कराना पड़ता है। सर स्कीम 33 में क्या चल रहा है? स्कीम 33 की गूंज हमने सुनी कई अरसे के बाद सिंध असेंबली में इजलास के दौरान, जब बजट इजलास के दौरान रुकन MQM के ही एक रुकन सिंध असेंबली हैं अरसलान परवेज़, उन्होंने एक इंकशाफ किया अपने स्पीच के दौरान के उनके हल्के में, यानी कि स्कीम 33 के हल्के में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से।
जो कि तस्दीक शुदा सोसाइटी है, बाकायदा सरकारी, और जिसकी एक मुंतखब यूनियन भी है। अब एक सरकारी एक लीगल सोसाइटी की ज़मीन पर जो है वो मुख्तलिफ माफियाज जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा गुज़श्ता दिनों किसी ने वहाँ पर जाके अपने कुछ मुसल्ला लोग भी बिठा रखे हैं। मतलब एक जेन्युइन एक लीगल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए, कुछ मुसल्ला लोग इतराफ़ में भी हैं। अच्छा, वहाँ पर आए रोज़ फायरिंग के वाक़यात भी होते रहे। अब जिन लोगों ने अपने घरों के बाहर सर्विलियंस के लिए या सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, उन कैमरों को भी निकाला गया ताकि कहीं से उनका चेहरा ना आए। तो मुसल्ला अफराद वहाँ पर घूमते फिरते नज़र आते हैं, और जो वहाँ के रिहायशी हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी की ज़मीन पर वो अपनी मिल्कियत जो है वो मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। जबकि जो मंजूर शुदा नक्शा है जिस सोसाइटी का, जिसकी मैं बात करूँ, गौसिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बकौल अरसलान परवेज़ के, उसकी बाकायदा जो उसका लेआउट है, जो सरकारी मैप है, उसके मुताबिक तो वो सोसाइटी अपनी जगह मौजूद है। जबकि उसी सोसाइटी की आधी ज़मीन पर पहले से ही एक गोट, एक कच्ची आबादी वहाँ पर कायम है। अब इस सोसाइटी के रिहायशी एक तो उन लोगों से परेशान है कि उनकी ज़मीन, उस गोट, जाली गोट को ख़त्म करके वो ज़मीन वागज़ार कराई जाए। अब उस कब्ज़े को छुड़ाने के बजाय इसी सोसाइटी की ज़मीन के दूसरे हिस्से पर एक और माफिया आके वो कब्ज़ा करना चाह रहा है। और यही वजह है कि सोसाइटी के इतराफ़ भी कुछ मुसल्लह लोग बिठाए गए हैं कि वो रिहायशियों को बाकायदा हिरासा करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, और मजबूर करते हैं लोगों को कि वहाँ से वो नकल मकारी करें। जबकि अरसलान परवेज़ का ये कहना है कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के वहाँ पर प्लाट ख़रीद के बाकायदा जो भी उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी, मकान बना के वहाँ पर बैठ गए। अब अचानक से ओवरनाइट कुछ लोग पैदा हो गए वहाँ पर जो ज़मीन की मिल्कियत का दावा कर रहे हैं, जिनके पीछे पूरा एक सिस्टम है, माफियाज़ हैं, और अफसोस की बात यह है कि इलाका पुलिस भी उनके साथ आती है। मतलब अगर कोई ज़मीन का दावा कर रहा है, जिसके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो कोर्ट चला जाए, थ्रू प्रॉपर एक निज़ाम है, वो साबित करे अगर ज़मीन उसी की है तो। अब जो रिहायशी हैं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के वहाँ पर वो मकान बना के वहाँ पर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की है। अब उन्हें बेदखल करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कराए जा रहे हैं। और अरसलान परवेज़ ने जो एक और वीडियो भी जो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को मतलब दिखाई, तस्वीरें भी, एप्लीकेशन भी उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया ज़िया लंजार को कि वहाँ के लोगों को किस तरह हिरासा किया जा रहा है, और बाकायदा पुलिस की सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है। मतलब ओवरनाइट, रात की तारीखी में अब ये देखें पुलिस की ये कार्रवाई, दिन दिहाड़े नहीं, रात की तारीखी में पुलिस की मोबाइल जाती है वहाँ पर, गौसिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है उसको उखाड़ के, और वहाँ पर लोगों को पुलिस की जानिब से भी हिरासा किया जा रहा है। अगर पुलिस का ये एकदम अगर कानूनी था, जायज़ था, तो दिन की रोशनी में पुलिस चली जाती वहाँ पर, लोगों को नोटिस देते, फिर ये कार्रवाई करते ना दिन की रोशनी में। अब रात को जा रहे हैं, लोगों को खौफ हरास वो कर रहे हैं, तो आप में उन माफियाज में क्या फ़र्क रह गया? सर वहाँ के जो रिहायशी हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ कच्चे के डाकू भी देखे हैं। हाँ, ये भी कुछ वीडियोज़ आई थी वहाँ की कि बाकायदा यूँ लग रहा था कि कच्चे के डाकू थे वहाँ पर, बड़े-बड़े असलों और के जदीद साथ। असले के साथ वहाँ पर बाकायदा उस सोसाइटी के आसपास ही वो लोग गश्त भी करते नज़र आते हैं बाकायदा, और भारी असले के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे जो है वो जारी हुई थी, और वीडियोज़ भी है उनकी। और वहाँ के जो मकीन जब इनके खिलाफ निकलते मुजाहरा करने, वहाँ के मुजाहरीन के खिलाफ सच्चल पुलिस FIR जो है वो दर्ज करती है, उल्टा वहाँ के लोगों को हिरासा कर रही है पुलिस। अब पुलिस का काम है कि उसके बराबर में जो मुसल्लह लोग वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये नहीं कि पुलिस आते हैं और वो लोग मुसल्लह लोग वहाँ से फ़रार होते हैं। पुलिस की मौजूदगी में भी मुसल्लह लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, पिकेट्स लगा के वहाँ पर बाकायदा मौजूद होते हैं मुसल्लह लोग भी, उनकी तस्वीर वीडियोज़ भी है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वहाँ के मकीनों को जाके पुलिस खुद भी हिरासा कर रही है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ FIR करती है। और वहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि वो मुतल्लिका यानी कि DIG ईस्ट के पास भी गए, SSP ईस्ट के पास भी गए, दरख्वास्तें भी दी है, और यही बात फ्लोर ऑफ द हाउस में अरसलान परवेज़ ने भी कहा कि उन्होंने बाकायदा इलाका वहाँ के जो रिहायशी हैं, और उन्होंने ख़ुद भी मुतल्लिका DIG से, मुतल्लिका SSP से बाकायदा शिकायत कंप्लेन भी की है, और ख़ुद ज़िया लंजार को भी इससे पहले भी कई दफ़ा वो शिकायत कर चुके हैं। लेकिन ज़िया लंजार लेवल तक पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या कह रहे हैं ज़िया भाई? ज़िया साहब के बारे में तो ये कह रहे हैं कि बस के जी हम देखेंगे। अब देखेंगे का क्या मतलब जो वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हुई है, लोगों बाकायदा फायरिंग हो रही है वहाँ पर, उनके घरों पर फायरिंग होती है, अभी गोलियों के निशानात भी हैं,
और वो जब कंप्लेन लेके थाने में जाते, मुतल्लिका थाने में जाते, सचल थाने में, तो वहाँ पुलिस तो उनकी सुनती नहीं है, उल्टा उनके खिलाफ पुलिस पुलिस जो है पर्चा दर्ज करती है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक तो जो उस प्रॉपर्टी की जो मिल्कियत का जो दावेदार जो अभी मंजर यहाँ पर आए, मतलब वो तो सर अगर वो दावेदार तो नहीं हुए ना, सिस्टम ही ना सर, वो सिस्टम ही है। पीछे मामला उस करके आए सिस्टम हैं को, अगले। अब उस सिस्टम के सामने फ्रंट मैन भी तो कोई होगा ना। अब उस सिस्टम के फ्रंट में कोई बता रहा है कि वहाँ के जो लोग बताते हैं कि जी नेशनल बैंक के एक आला ऑफिसर हैं और कोई जुल्फिकार अली वग्गन नाम है उनका, वो इस वक्त फ्रंट मैन बने हुए सिस्टम के, और वो उनकी जानिब से इन्हें ज़द खौफ किया जाता है। और जुल्फिकार अली वग्गन की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जी उन्हें पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जमील सुमरो की सपोर्ट हासिल है, वो दावा करते हैं। और अब वो दावा है उनकी तरफ से, अब इस दावे में कितनी सदाकत है इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो हमें नज़र तो आ रहा है वहाँ पर कि कुछ तो है उसके दावे में, कोई ऐसी बात तो है, तभी पुलिस वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, और पुलिस वहाँ पर जो मुतासरीन है उल्टा उनके खिलाफ पुलिस पर्चा काट रही है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम तो वहाँ पर मौजूद है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। अब उस सिस्टम को किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है तो गिरफ्तारियां करें, पुलिस गिरफ्तारियां करे। और जो साहब इस वक्त आके जो मिल्कियत का दावा कर रहे हैं ना, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनके खिलाफ बाकायदा वहाँ पर इस ज़मीन पर जो एक डिस्प्यूट था पहले, केस के कई दावेदार निकले थे, नेब की जानिब से बाकायदा इंक्वायरी भी शुरू की गई। उसमें जितने जो बाद के दावेदार आए थे, जो मतलब ये दावेदार थे, ये सारे फरार हो चुके थे वहाँ से, तो नेब ने भी कार्रवाई की। और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके रिपोर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है। और इस गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ एक डिस्प्यूटेड सोसाइटी है जो नाम से है वहाँ पर कायम है, वो ख़ुद भी डिस्प्यूटेड है, मुतनादा सोसाइटी है वो भी, और ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स भी लिखी हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये सारी चीज़ें, सारे मामलात होने के बावजूद भी यहाँ पर पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सरकार नाम की तो रियासत नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही कि असल एक्चुअल मसला है क्या। सर आम जो शहरी हैं वो बेचारे सुना है घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, यही तो लोग मैं अपनी आपको जान बता बचा रहा के हूँ वहां से भाग रहे हैं। कि लोग वहाँ पर अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम शहरों में जिस तरह देखते हैं, मैं और आप अपने घरों के बाहर गलियों में, मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए, वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं कि वो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए, ताकि इनके जो मुसल्ला लोग वहाँ पर दिनदनाते फिरते हैं उनमें से किसी की फुटेज ना आए। इसके बावजूद लोगों ने डर खौफ के मारे फिर भी अपने मोबाइलों से दूर से खड़े होकर उनकी वीडियोस, उनकी कुछ तस्वीर बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस मिली हुई है, पुलिस बेबस है, अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर बेबस हो सकती है, बिल्कुल पुलिस बेबस, तो ये बता रहा हूँ ना कि मतलब जो अब गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसके बराबर में एक डिस्प्यूटेड सोसाइटी है, ठीक है, अब वो भी उसी कोऑपरेटिव यानी गौसिया सोसाइटी के अंदर की ज़मीन की मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। वो भी जो खुद डिस्प्यूटेड है, वो भी किसी और की ज़मीन की मिल्कियत का दावा सर सिस्टम का काम है, सिस्टम ने पूरी जमीन लेनी है, बस वो कोशिश कर रहा है। तो सर क्या लगता है आपको कि मामलात सेट होंगे? डीआईजी साहब ने कोई कहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि लंजार साहब उनके सामने बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कौन कार्रवाई करेगा? जी बिल्कुल, लंजार साहब से भी जाके लोग मिले इस हवाले से, और ख़ुद अरकान असम्बली भी मिले कि भी इस मसले के जिस तरह मैंने कहा कि अरसलान परवेज़ का ही हल्का है ना, तो वो ख़ुद भी गए, मतलब अरसलान अपना ज़िया लंजार साहब से उन्होंने मुलाकात की, बाकी पुलिस अफसरान से भी वो मिले, शिकायत की कि भाई यहाँ के मकीन उनके पास जा रहे हैं बार बार शिकायत लेके कि इन्हें यहाँ से बेदखल क्यों किया जा रहा है, इन्हें हिरासा क्यों किया जा रहा है, रात के वक्त फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई यहाँ पर, वो कहाँ जाएं? तो ये सारे सवाल तो उन्होंने ज़िया लंजार के सामने और बाकियों के सामने रखे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर यूँ समझे कि वो एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो इलाका गैर बना हुआ है, यहाँ पर जो कोई भी आए मुसल्लल लोग लाके बिठाए, किसी भी सोसाइटी किसी भी ज़मीन पर कब्जा करे, और वहाँ पर पुलिस जैसे लाताल्लुक हुई वहाँ पर सच्चल जैसे थाने में? सर सच्चल थाने में बिल्कुल। ये मैं आपको स्कीम 33 का सिर्फ एक वाकया बता रहा हूँ। अब इस तरह के वाकयात उस इलाकों में और बेतहाशा रिपोर्ट्स भी होते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी है, मेन स्ट्रीम अदालतों में कई इस तरह के मामला वहाँ पर। सर पहले ये सुना था कि सिस्टम जो है वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करता है, लेकिन आजकल आम शहरी कराची का रहने वाला वो भी अपनी
उसकी जो ये सारी जमा पूंजी से बनाई गई जायदाद वो भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, इन्होंने हालांकि अब तो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी रिक्वेस्ट करे कि वो यहाँ के सरमायाकारी करे, प्रॉपर्टी में कहीं भी सरमायाकारी करे, लेकिन खुद जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका सरमाया अब तक सेफ नहीं। तो अब बाहर से लोगों को कहाँ से लाएंगे, लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करें। यहाँ आए रोज इस तरह के सैकड़ों वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि किन के साथ क्या फ्रॉड हुआ है, किन की ज़मीनों पर क्या कब्जा हुआ है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा तो अब पुरानी बात हो गई, वो अब तो तो घर की बात हो जिनकी गई ना। जमीन घर की बात हो गई। अब जिनकी ज़मीनें हैं वो बेचारे अपनी ज़मीनों को संभालना, उनके लिए महफूज बनाना बड़ा मुश्किल इम्तहान हो गया है। अब कोई अपनी ज़मीन या अपनी प्रॉपर्टी को वागजार कराने के लिए जाके सिस्टम के पैर पड़े, सिस्टम को मिन्नतें करे, उनको पैसा, इनकी अपनी चीज़ वागजार कराने के लिए वो बेचारा उसे ख्वारी उठानी पड़ती है, उससे जलील होना पड़ता है। सर ये तो आप कराची के शहरियों की बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो आबाद जैसे बड़े इदारे के बिल्डर्स जो हैं, आबाद बिल्डर एसोसिएशन, उनके जो इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं उनकी जमीनों के ऊपर कब्जे हो गए हैं सर। बिल्कुल, ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं, ऐसी बातें कि आबाद जो कि नुमाइंदा तंजीम है बिल्डर्स और डेवलपर्स का, उनके लोग जो कि बैठ के इन चीज़ों को रेगुलराइज करते हैं हुकूमत के साथ, हुकूमती इदारों के साथ मिलकर, वो बेचारे भी, उनका सरमाया भी महफूज नहीं है यहाँ पर। तो कराची जैसे मेगा सिटी में आप किसी का सरमाया और किसी की प्रॉपर्टी आप महफूज नहीं बना सकते, तो बाहर के लोग कैसे क्यों आप पे ट्रस्ट करेंगे। और आपने तो इस सनत के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ जो कुछ आपने किया, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, एक तो इसकी जवाल की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। मतलब जितनी बड़ी हाउसिंग स्कीमें जो लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पर ये तो कई भी हाउसिंग सोसाइटी की लॉन्च होती है, उसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुलेआम मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारात में, टीवी चैनल्स में उसके इश्तारात चल रहे होते हैं, लोग उस पर सरमायाकारी भी कर रहे हैं। अब कुछ चंद साल के बाद पता चल जाता है कि जी उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, इंक्वायरी बैठ गई, वो ज़मीन तो इलीगल निकली। तो भाई तमाम इदारे पहले सो रहे थे क्या? अब जो लोग अपना पैसा लगाते हैं बाद में पता चल जाता है कि नहीं जी वो तो डिफॉल्टर है। यही सब कुछ हमने बेरिया में भी देखा, बेरिया टाउन के साथ क्या हुआ। तो तमाम इदारे सो रहे थे सर, वो तो फिर भी चले फाइल के नीचे व्हील लगा देते थे। वो तो फाइल के नीचे व्हील लगाते थे, लेकिन वो अब ठीक है, रियासत की अपनी पॉलिसी, अपने मामलात होते हैं कि किसको लीगलाइज करना, किसको वो करना, वो तो अलग बात है। लेकिन जो आम आदमी का, जो आम शहरी का जो पैसा अपनी जमा पूंजी लेके, या कई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो दियार गैर में मेहनत मजदूरी करके जमा पूंजी लाके यहाँ पर अपने वतन बेचते हैं कि यहाँ पर उनके पास कोई प्रॉपर्टी हो, जब वहाँ से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार के यहाँ पर आएंगे तो उनके पास रहने के लिए तो कम से कम अपनी छत हो। तो बेचारे वापस आते हैं, वो ज़मीन उनकी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर वेस्ट और किमाड़ी की क्या सूरत हाल है? यही सूरत हाल बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और वेस्ट के इलाके, खासकर केमाड़ी, मारीपुर वगैरह, यहाँ पर भी ज़मीनों की बंदरबांट, जाली सोसाइटियाँ और जाली प्लाटिंग का सिलसिला तो यहाँ पर भी जारी है। इसी तरह ईस्ट की हम बात करते हैं तो मल्लीर, ये सारे सुपर हाईवे वगैरह, यहाँ पर ये सारे डिस्प्यूट्स तो चीज़ें हैं। लेकिन अब मसला ये रहा कि अगर हुकूमत इस जानिब, अगर हुकूमत ने आंखें बंद की हुई है, हुकूमती शख्सियात ने, हुकूमती इदारों ने, किसी को तो उठना होगा। मतलब हम बाकी चीज़ों में देखते हैं कि बाकी अगर इदारे जिस तरह एक्टिव होते हैं, जिनका हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, उन इदारों को चाहिए कि वो खुद सामने आए, खुद इन चीज़ों को टैकल करें। ये भी लोग आपके अपने शहरी हैं जिनके पैसे लगे होते हैं, जिनके पैसे डूब रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पर, मिल्कियत पर जो कब्जे हो रहे हैं, वो भी आपके शहरी हैं। तो जिन इदारों का जो वॉच डॉग्स बने होते हैं, जिनका चेक एंड बैलेंस एक निज़ाम होता है, उनको आगे आना चाहिए कि वो कम से कम इन इदारों को, जो रेलिवेंट इदारे जो इररेलिवेंट बने हुए, कम से कम उनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस तो रखे, पूछ तो लें कि आए दिन रोज लोग जो चीख रहे हैं वो क्यों चीख रहे हैं, कौन गलत है। अगर जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं बार बार जिसका नाम इसलिए ले रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, मैं आपको सर क्योंकि अभी हॉट टॉपिक यही चल रहा है, हॉट टॉपिक, बुरे हालात हैं उधर सर, वीडियोस चल रही हैं, बहुत बुरे हालात है वहाँ पर, बाकी में बहुत बुरे हालात है कि अरकान असेंबली को भी बाकायदा असेंबली बजट इजलास में उठकर बाकायदा इस मुद्दे पे बोलना पड़ा। मतलब बजट इजलास के दौरान एक रुकन असेंबली अपने हल्के में, ये बहुत बड़ा हॉट इशू बना हुआ है कि उसके हल्के में एक सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। इस सोसाइटी, इस चार दीवारी को जैसे इलाका गैर बना दिया गया है और वहाँ पर मुसल्लह लोग दंदनाते फिरते हैं, फायरिंगें हो रही हैं वहाँ पर। बाकायदा एक घर में तो इस तरह एक मुसल्लह कुछ लोगों ने स्टेट फायरिंग की, उस घर के अंदर का जो सिलेंडर था वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। वो तो खुशकिस्मती से उस घर के अंदर शायद मेरे ख्याल में कुछ लोग थे नहीं जो कि बच गए,
अगर लोग होते वहां पर तो कैजुअलिटीज होती, तो उनका जो नुकसान होता उसकी भरपाई कौन करता? सर आप ये सिस्टम की बात करें, सर सिस्टम में हैं कौन कौन से लोग और ये किस इनका तरीके वारदात क्या है? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। असल में हर इदारे में अलग एक सिस्टम होता है। जिस तरह मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि मुस्तकिल एक ही इदारों पर मौजूद होते हैं, एक ही इदारों में मौजूद होते हैं। सही। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, हुकूमत आती है, कुछ मिनिस्टर्स उन्हीं इदारों के साथ अटैच्ड है, जैसे बिल्टन है वो, जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ बैटरी बिल्टन हो जो ना, तो उसी कुछ लोग भी हैं। तो वो उस महकमे के तमाम चीज़ों को समझते हैं, उनकी गिरफ्त होती है, उनके लोग होते हैं। तो हर इदारे में अलग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, हर इदारे में, चाहे आप पुलिस की बात करें या फिर आप जो सिविल इदारों की बात करें, शहरी इदारों की बात करें, तो हर इदारों में अलग अलग उनके सिस्टम बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर आप कुछ भी काम करेंगे, इवन अगर आप अपना मकान भी तामीर करेंगे ना किसी कच्ची आबादी में, किसी गरीब इलाके में भी, तो वहाँ पर भी आपको इन तमाम इदारों को फेस करना पड़ेगा। हालांकि आपके पास अगर नक्शा भी हो, अप्रूवल भी हो, मुतल्लिका इदारों से एनओसी भी हो, तो आपके पास कितनी टीमें आएंगी? आप उन सबको, इनके एसबीसीए को आपको मुंह देना है। आपके पास केएमसी, फिर टीएमसी, अगर डीएमसी है या टीएमसी है कोई भी, या फिर इलाका पुलिस, इन सबको यानी कि सबका पेट भर भर के आप अपना जायज़ काम करते हैं। ठीक है, मकान बनाने से लेकर मामूली टेला जो लगाने वाला शख्स होता है वो भी 5 इदारों को, 10 इदारों को कुछ खिला पिला के तब जाके अपना टेला लगाता है। यहाँ पर अपना जेन्युइन काम भी आपको 2 नंबर तरीके से कराना पड़ता है। एक तो बदकिस्मती ये है, ये सारा सब कुछ मेहरबानी है सिस्टम की। इन तमाम इदारों में सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तमाम इदारों को सिस्टम ही चला रहे होते हैं, तभी आज नौबत यहाँ तक पहुँची है कि लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, इम्तहान बन गया है। सर हमने सुना है कि सिस्टम इतना मजबूत है, इसके आगे कुछ वज़रा भी बेचारे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। असल में ये बात तो अपनी जगह सही है, क्योंकि सिस्टम के साथ जो लोग होते हैं ना, उनकी पहली शर्त यही होती है अपने सुपीरियर से ऊपर, अगर मिनिस्टर हो कोई भी हो। ये मैं आपको एक आम तासुर बता रहा हूँ, मतलब हर कोई इस तरह, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कि हम नीचे कुछ भी करेंगे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता है ना। अब मेरे नीचे जितने लोग हैं मुझे इतना देते हैं, फिर मुझे अपने से ऊपर देना है, फिर उसको अपने से ऊपर देना है। एक पूरी चेन है इसके साथ। कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करता, कोई किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पूरी चेन को वो चला रहे होते हैं, एक साइकिल जिसे हम कहते हैं। तो यही वजह है कि अगर मिनिस्टर लेवल पे भी अगर कोई बंदा बैठा हो तो वो भी मदाखलत नहीं करता कि अगर मैं इसमें मदाखलत करूं तो नीचे का सिस्टम ज़रा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये मुझे क्या देंगे और मैं ऊपर क्या दूंगा। तो बाज़ औक़ात, बाज़ मामलात में कुछ मिनिस्टर्स को भी हमने बेबस होते हुए देखा है। जैसे कि मैं जिस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, इसमें जिस तरह ज़िया लंजार को वज़ीर दाखिला है सर, वज़ीर वो दाखिला, यूँ लग रहा है कि वो बिल्कुल बेबस है और कुछ कर नहीं पा रहे, वरना एक मामूली एक छोटी सी सोसाइटी का मामला सर वो चुटकियों में हल कर सकते हैं। आप इधर खड़े होके एक फायर तो करें भाई, फायर बिल्कुल, आपको भी उठाएंगे, आपके बाप को भी उठाएंगे, आपकी वालदा को पूरे भी ले जाएंगे, खानदान को आपके उठाएंगे सिर्फ एक फायरिंग करने के चक्कर हवाई में। फायरिंग कर रहे और हैं, वहां पर मुसल्ला लोग बैठे हुए, स्टेट उनके फायरिंग भी पास कर रहे हैं। स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, उनके पास वेपन्स कहाँ से आ गया, और वो भी इस तरह के जदीद वेपन्स, कोई पूछने वाला नहीं। सच्चल कोई इलाका घर नहीं है, सच्चल आपके शहर के अंदर वाक़े है। ठीक है, वहाँ कोई कुछ भी करता है तो आपके इदारों को लग पता चल जाता है कि फिलहाल जगह कुछ हुआ है, तो किसी को पता नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। वो वेपन्स लेके वहाँ पर खड़े हुए, किसी को पता नहीं। वो जिनके सामने वेपन्स लेके खड़े हुए वो तो बेचारे आम रिहायशी हैं, गैर मुसल्ला निहत्ते लोग हैं, डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, बेचारे अपने घर बार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और उनके सामने ये जदीद असले से लेस लोग बैठे हुए, उन पर आए रोज़ फायरिंगें करते हैं, रात के वक्त फायरिंगें करते हैं। वो बेचारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब कुछ की तो मजबूर, कुछ तो घर बार छोड़ के चले गए, कुछ की मजबूरी है कि वो उनके पास जमा पूंजी जो कुछ भी था वो यहाँ पर लुटा चुके, वो कहाँ जाए। सर तो वो मरने के लिए वहाँ पर रहे। आबाद ने एक लिस्ट बना के दी थी, याद हो आपको, वफाकी इदारों को, कि ये लोग हैं, कुछ SHOs के भी नाम थे, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, कुछ आप ये कह लें DCs डिपार्टमेंट से, ये DCs जो होते हैं इनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो थे। आज उस वक्त तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आज हम ये देखते हैं वही लोग वापस SHOs शिप्स भी वापस ले रहे हैं और सब मामलात ले रहे हैं। तो मतलब क्या है
ये वक्ती तौर पर हम इस तरह की कार्रवाइयाँ देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि जी मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से कुछ को हटाया जाता है, लेकिन जिन अफसर को जिस इलाके से हटाया जाता है बाद में किसी और इलाके में जाके उसको पोस्ट किया जाता है, सर ये तो पोस्टिंग होती आबाद है। ने दिए थी लिस्टें, बिल्कुल ये सही और है। किनके कहने पे की दी थी आपको याद है ना? नहीं वो तो है, लेकिन यही तो मैं कहता हूँ ना कि हर दौर में हम देखते हैं कि इलेक्शन के आसपास एक लिस्ट जारी होती है 20 से 25 माफियाज के लोगों की। ऐसे चूज होते हैं हाँ, कुछ। ठीक है, पुलिस ऑफिसर हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हो या सिस्टम के लोग हो, उनकी लिस्ट जारी होती है कि उनके खिलाफ अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन हकीकत में होता कुछ भी नहीं। साजबाज होने के बाद दोबारा से हालत मामूल की तरफ जाते हैं और मामूल की तरह लूटमार का सिलसिला जो है वो चला रहता है। तो मसला ये रहा कि यहाँ पर तो कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही नहीं है ना। यूँ लगता है कि इस शहर को पट्टे पे दिया हुआ है किसी ने, सिस्टम्स को, इस शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ महकमों को किसी ने आउटसोर्स कर दिया कि फ़िलाँ माफिया या फ़िलाँ सिस्टम इस महकमे को चलाएगा, फ़िलाँ ग्रुप्स या फ़िलाँ एलिमेंट्स जो उस महकमे को चलाएंगे। तो यहाँ पर यही हम देख रहे हैं, हर सिस्टम में, हर महकमे में कोई ना कोई सिस्टम वहाँ पर मौजूद है पहले से। सर ये तो हो गई ईस्ट की बात, ईस्ट में स्कीम 33 में सारे मामला चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी, एक हम शहर के खास तौर पर ये जो मुजाफाती इलाका है इनकी बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या चल रहा है? देखिए शहर के जो जितने मज़ाफ़ाती इलाके ना, वो गुज़श्ता एक दिहाई या 2 दिहाइयों से वो लैंड ग्रेबर्स के बिल्कुल मरकज़ बने हुए, लैंड ग्रैबिंग के मरकज़ बने हुए। वहाँ पर जाली सोसाइटियाँ बन रही हैं, जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। वक्ती तौर पर उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ, कार्रवाइयाँ तो हम देखते हैं, लेकिन मुस्तकिल उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। अब जिस तरह ये आपने ईस्ट की जो हमने बात की, ईस्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बड़ा हॉट चल रहा है, वहाँ पर भी, और डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम दोबारा ईस्ट की तरफ आ जाएँ, ईस्ट में मलीर में, और वेस्ट में हम जाएँ तो क्यामाड़ी और मारीपुर के जो इलाके, जो ये पट्टी है साहिल समंदर की जो पट्टी पड़ती है, वहाँ पर भी इल्लीगल प्लॉटिंग होती है, इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ वहाँ पर ये मौजूद हैं। सिस्टम ही कर रहा है। ये भी सिस्टम कर रहे हैं वहाँ पर। अब मलीर का मसला ये रहा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो लैंड है। ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन को इलीगली तरीके से कन्वर्ट करके वहाँ पर रिहायशी सोसाइटियाँ बन रही है। वरना मलीर को तो अंग्रेज़ दौर में भी बरतानवी हुकूमत ने भी मलीर को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया हुआ था, क्योंकि ये एक ज़रई ज़मीन थी और यहाँ से आपके पूरे कराची का एक फूड चेन, फूड यहीं से सप्लाई होता था, पानी यहीं से सप्लाई होता था मलीर से ही। लेकिन अब पूरे ग्रीन मलीर को, सब्ज़ मलीर को तबाह करके रख दिया गया है और एक तरह से बिल्कुल एक कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, और रेती बजरी चोरी का सिस्टम अब भी वहाँ चल रहा है। ज़मीन आपकी बंजर हो चुकी है, जो एग्रीकल्चर ज़मीनें थी वो तबाह हो गई है और एग्रीकल्चर ज़मीनों को कन्वर्ट कर दिया गया है सोसाइटियों, जाली हाउसिंग जाली सोसाइटी। सोसाइटियों में। लेकिन अब इसकी रोकथाम के लिए भी कोई नहीं। लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद वहाँ से डिप्टी मेयर मुंतखब होके आ गए तो शायद वो इस तरफ देखेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि ताहल कुछ नहीं हो रहा, कि मलीर में, सच्चल में वहाँ ज़मीनों की बंदरबाट का सिलसिला अब भी जारी है। इसी तरह अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट यानी कि माड़ीपुर और केमाड़ी में भी, वहाँ पर भी ताहाल जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ का सिलसिला जारी है। और हब रिवर रोड जो कि वेस्ट में आता है, वहाँ पर भी इसी तरह जाली सोसाइटियाँ बन रही है। वक्ती तौर पर हम सिर्फ कार्रवाइयाँ देखते हैं, लेकिन उसके बाद वही ले दे के मामला ख़त्म कर दिया जाता है और जाली सोसाइटियाँ, जाली प्लाटिंग का सिलसिला वहाँ जारी है। वहाँ पर एक एक ज़मीन की फ़ाइलें 10-10 लोगों को बेच दी जाती हैं, और जो लोग अपनी जमा पूंजी लगा के बेचारे फ़ाइलें ख़रीदते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, प्लाट, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि इसके 2-4 दावेदार और निकले, तो वो बेचारा मामला फिर, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही नहीं है। और जो इलाका पुलिस है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने, उसके नाक के नीचे, सब कुछ उसके सामने हो रहा होता है। सर वहाँ तो लेकिन इतने पुराने एमपीएस एमएनए है सर, उनके हाँ, पास ये तो है कि वहाँ के जो एमएनए एमपीएस वो मुस्तकिल वहाँ से मुंतखब होके आते हैं और लोग ये इश्यूज़ लेकर उनके पास भी जाते हैं, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि जी उन्हीं के फ्रंट मैन ही बैठ के ये सारे काम कर रहे होते हैं, उनके फ्रंट मैनों के नाम सुनाई देते हैं। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थे वो तो हम दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके नाम और ज़बानें कहते हैं ज़द आम है। तो इस तरह का मामला चल रहा है। और वैसे भी लोग बगैर असर रसूख के और बगैर ताल्लुकात, बगैर सिस्टम के वहाँ पर कोई ऑपरेट, कोई इस तरह काम नहीं कर सकता। उनके पीछे बैकिंग सपोर्ट तो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे शफी बलोच, इन्होंने बताया कि किस तरीके से कराची की ज़मीनों पर सिस्टम कब्जा कर रहा है।
अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।